नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं खेती बाड़ी की दशा और दिशा। आखिर क्या वजह है कि देश के तमाम हिस्सों में खेती की दशा खराब होती जा रही है। भारत ही नहीं, तमाम देश इसकी चपेट में है। लेकिन क्या नीति निर्माताओं को इसकी चिंता है? इन सारे सवालों को लेकर चंडीगढ़ में एक गहन मंथन हुआ, जिसमें शामिल हुए कृषि संबंधी स्थायी समितियों के अध्यक्ष और तमाम महत्वपूर्ण राजनेता। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब देश की शान और हमारा फुटबॉल। देश की 2% से भी कम जमीन, लेकिन देश के अनाज भंडार में 50% हिस्सा। यह है पंजाब में खेती की कामयाब कहानी। 5 नदियों का यह प्रदेश खेती बाड़ी में अव्वल और हमारी खाद्य सुरक्षा की धुरी है। लेकिन आज यहाँ खेती संकट में है। इसी धरती पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए ने हाल में 3 दिनों तक खेती बाड़ी के ज्वलंत प्रश्नों पर मंथन किया। भारत एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की कृषि संबंधी संसदीय समितियों के प्रमुखों के वर्कशॉप में कई अहम सुझाव उभरे। एग्रीकल्चर के बारे में आईपीयू कॉन्फ्रेंस में या कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में एग्रीकल्चर के संबंध में, कृषि के संबंध में पहले कभी चर्चा हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता है। इंडस्ट्री के बारे में हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हुई है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में हुई है, डिफेंस के बारे में हुई है, स्पेस के बारे में हुई है। एग्रीकल्चर पे हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता। और 80% उत्पादन का हिस्सा एग्रीकल्चर के आता है। मोटर उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अनाज रखता है। मोटर नहीं रही तो भी आदमी जी सकता है, पर अनाज नहीं रहा तो नहीं जी सकता है। सीपीए में भारत समेत 54 देश शामिल हैं, लेकिन कृषि विचार मंथन में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया और कुछ दूसरे देशों के सांसदों और कृषि विशेषज्ञों ने ही भाग लिया। कई विधानसभाओं के स्पीकर और विधायक भी आए। उद्घाटन पंजाब विधानसभा के मुख्य हॉल में हुआ। मेजबान पंजाब विधानसभा और सीपीए की पंजाब इकाई थी। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का नेचुरल रिसोर्स इंस्टीट्यूट भी इसमें भागीदार रहा। बैठक को बांग्लादेश की संसद की स्पीकर और सीपीए अध्यक्ष ने ऐतिहासिक पहल माना। As agriculture is a very important factor in the Asian, Indian and Southeast Asian industries as well as in the global industry. एक दौर तक भारत की संसद में खेती किसानी की पृष्ठभूमि वाले सांसदों का दबदबा था। समय के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों ने जगह बनाई, लेकिन अभी भी 31% सांसद खेती किसानी से सीधे जुड़े हैं। भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली बहुत मजबूत है। वे तमाम सवालों पर गहराई से पड़ताल करती हैं और उसका असर भी होता है। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने तो कई महत्वपूर्ण मसलों पर पड़ताल की है और नीतिगत मसलों पर सरकार पर दबाव भी बनाया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज एंड इन दैट कमिटी सभी सदस्य रहते हैं, ऑल पार्टीज। और एक बहुत अच्छी स्टडी होती है, वो मीडिया के सामने नहीं आती है। मीडिया केवल पार्लियामेंट में जो हल्ला गुल्ला होता है वो देखता है, मगर पीछे से ये जो कमेटियाँ बिटवीन सेशन काम करती है वो बहुत अच्छे से काम करती है। और उसका रेफरेंस पार्लियामेंट्री डिबेट जो होता है उसमें आप कई बार देखते हो। सीपीए ने इस मौके पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रखने की वकालत की। इसके दायरे की फसलों की खरीद के लिए वाजिब तंत्र खड़ा करने की बात उठी।
भारत में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। राय जताई गई कि यहाँ कृषि उपज की खरीद में सरकारी हस्तक्षेप ही किसानों के हितों की रक्षा कर सकता है। साथ ही फसलों के मूल्य निर्धारण, कर्ज और दूसरे मसलों पर नए सिरे से गौर करने पर चर्चा हुई और ये सुझाव तो पुरजोर तरीके से आया कि फसलों की लागत का नए सिरे से मूल्यांकन हो और जरूरी नीतिगत बदलाव किए जाएं। The prices are fixed by experts. You will be astonished to know that so far they don't think agriculturist as a skilled worker. Skilled worker. There is difference between skilled worker and unskilled worker. I have written many times to the central government that farmers, Punjab farmers, I can say, is more expert than the economic experts or professors of the university sometimes. If these formulas are changed, and these formulas can be changed only by the pressure of MPs. चंडीगढ़ में सीपीए की इस बैठक के असली सूत्रधार थे देश के जाने माने संसदीय वेता और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल। वे लंबे समय से सीपीए से जुड़े हैं और उसके वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे हैं। बैठक से पंजाब के मुख्यमंत्री इतना उत्साहित हुए कि उन्होंने खेती पर कॉमनवेल्थ की स्थायी समिति बनाने का सुझाव दिया और उसका मुख्यालय पंजाब में बनाने की पेशकश की। ये एग्रीकल्चर ही हमारी कल्चर है, तो वैसे हमारा देश ही एग्रीकल्चर पर, हमारे देश की इकॉनमी ज़्यादातर, और मैं कहूँगा कि मेरे पंजाब की तो इकॉनमी का बेस ही खास करके जो है वो फार्मिंग पर ही है, एग्रीकल्चर पर ही है। इसलिए मेजॉरिटी लोग भी हमारे जो हैं वो एग्रीकल्चर पर ही बेस करते हैं। तीन दिनों में 9 सत्रों में कई मसलों पर मंथन हुआ, तो सारे तकनीकी सत्र होटल ललित में हुए। कृषि समितियों को और कैसे ताकतवर बनाएं, इस पर सांसदों ने अलग से राय मशवरा किया। कई प्रतिनिधियों ने किसानों को मुफ्त बिजली पानी या सब्सिडी देने की आलोचनाओं को खारिज किया। कहा कि देश की जरूरतों के लिहाज से अनाज चाहिए तो किसानों को मदद मिलनी ही चाहिए। इसी के तहत सीपीए ने अपनी कार्य योजना में सन 2030 तक 50% अधिक अन्न उत्पादन बढ़ाने का खाका तैयार किया। So this agricultural policies is a big issue for Asia as well, and especially for India. So we were looking for a parliament in India that could host that event. And the aim of the workshop is to produce recommendations that can be circulated throughout the Asia, India and Southeast Asia regions. So parliamentarians who cannot attend this meeting and members of our culture committees are able to use these recommendations to improve their policies and to improve their impact on agriculture and agricultural practices. गिरते भूमिगत जल स्तर पर चिंता जताई गई और ड्रिप इरिगेशन की वकालत हुई, लेकिन सांसदों का मानना था कि ड्रिप इरिगेशन महंगी टेक्नोलॉजी है और छोटे किसानों के लिए इनको हासिल करना आसान नहीं। वहीं कई विशेषज्ञों की चिंता थी कि 1990 के बाद अनाज पैदावार में ठहराव सा आ गया है। आबादी के अनुपात में अनाज पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम संसाधनों की दरकार है और नीतियों को बदलने की भी। पंजाब है जो एग्रीकल्चर स्टेट है, 2% ज़मीन है, 2% ही आबादी है, लेकिन 50% सेंट्रल पूल में अनाज देता है और उसको वर्किंग को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है और उसमें पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मदद कर सकती है, ये सभी इश्यूज़ हैं जो वो डिस्कस करती है, कमेटी भी करती है। और मैं समझता हूँ ये जो 3 दिन की डिस्कशन हुआ है, इससे और ज़्यादा फ़ायदा हमें पार्लियामेंटेरियन को भी बहुत होगा। एक राय ये आई कि कृषि पर भी सांसदों की मजबूत लॉबी बननी चाहिए। इसी से नीतियों में वाजिब बदलाव और अधिक संसाधनों के आवंटन का रास्ता खुलेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि विश्वविद्यालयों,
शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी ग्रुपों, निजी क्षेत्र और नीति निर्माताओं के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। संपूर्ण संसाधन देंगे और उनको हम प्रोत्साहित करेंगे तो हमारे देश के कई राज्यों में खेती बेहतर से बेहतर जो है उपज भी देगा, किसानों की माली हालत भी ठीक होगी, देश का माली हालत भी ठीक होगा। कुछ सांसदों ने अपने देश की उन नीतियों के बारे में ध्यान खींचा जो खेती की बेहतरी की राह में बाधक बनती है। खास तौर पर नई खोजों के बारे में बात हुई। राज्य सरकारों की नीतियां और विदेश व्यापार का मामला भी उठा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का जोर था कि जिस तरह प्राकृतिक साधनों पर दबाव पड़ रहा है, उसके मद्देनजर संकट का हल जीएम फसल जैसी टेक्नोलॉजी से ही निकल सकता है। ये पहले इन्होंने कहा किया कि ये तो बहुत पॉइजनस है ये, लेकिन आज तक कोई ऐसा केस एक भी नहीं आया कि जिसमें जीएम टेक्नोलॉजी के जो खाने वाली चीज़ें हैं, जो फीड अंदर जाती है, उसके साथ कोई नेगेटिव रिजल्ट आपके सामने आया है। हर यूरोपियन मिनिस्टर हो या ऑर्डिनरी हो, जब अमेरिका जाता है तो सोयाबीन भी इस्तेमाल होता है, कनोला भी यूज़ होता है, वहाँ पर आके कोई यूरोप में बीमार नहीं होता। खेती के संकट कई हैं। बेहतर रोजी रोजगार की तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जगह खेती महिलाओं के कंधों पर टिकी है। खेती में 65% श्रम शक्ति महिलाओं की है। 46.27% महिलाएं श्रमिक और 36% किसान हैं। लेकिन 10% महिला किसानों के पास भी खुद के नाम की जमीन नहीं है। खेती उनके कंधों पर टिकी है, लेकिन कृषि नीतियों में उनको किसान नहीं माना जाता। भारत में दुनिया के 35% कुपोषित बच्चे हैं, जिनमें से सालाना 3,30,000 मर जाते हैं। वहीं 56% महिलाएं खून की कमी यानी अनीमिया की शिकार हैं। ऐसे में अनाज की उपलब्धता बढ़ाकर पोषण सुरक्षा देना बेहद जरूरी है। अब देखिए कि अगर नीतिगत की बातें देखिए, ICAR हमारे यहाँ जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे काम कर रहा है। ICMR है वो बीमारियों पे काम कर रहा है। दोनों ही थोड़ा थोड़ा पोषण की बात करते हैं, लेकिन वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है और पूरी पॉपुलेशन उससे प्रभावित है। तो एक नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल भी होनी चाहिए। विचार बंधन के केंद्र में रहे छोटे किसान और खेतिहर मजदूर। भारत में ही 84% किसान छोटे हैं। उनकी भूमि जोत 1.3 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसी जोतें लाभप्रद नहीं होती। फिर ऐसे किसानों को समय पर न बीज खाद मिल पाती है और न ही कर्ज। विशेषज्ञों ने विकल्प सुझाए। राय उभरी कि कृषि क्षेत्र में नए तकनीकी शोधों से ही अनाज सुरक्षा मिल सकती है। उसमें विमेन खेतीबाड़ी में कैसे आनी चाहिए, लेडीज़ कैसे आनी चाहिए, ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं, और ख़ास करके नई टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के साथ पॉलिसी और आगे जो किसान भाई है, ये तीनों का जो जोड़ है, उसके साथ ही अपनी तरक्की हो सकती है खेतीबाड़ी में। कृषि संकट से निजात का रास्ता ये है कि खेती में निवेश बढ़े और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक बजट दिया जाए। छोटे मझोले किसानों के लिए सुरक्षा नेटवर्क मजबूत हो और खास तौर पर बारिश पर निर्भर इलाकों के लिए नई रणनीति बने। इस हकीकत के प्रति आगाह किया गया कि भविष्य में खेती की मौजूदा जमीन करीब 14 करोड़ हेक्टेयर से नहीं बढ़ने वाली, बल्कि मुमकिन है कि ये घट जाए। फॉर एनी गवर्नमेंट पॉलिसी उसका जो नींव का पत्थर होना चाहिए, उसमें सबसे पहले जब तक किसानी को फ़ायदेमंद नहीं बनाएंगे, अनलेस एंड अनटिल एग्रीकल्चर इज़ मेड प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर, तब तक ये सारी की सारी लिप सर्विस है। हम सिर्फ किसानी के नाम पे किसान को देश का अन्नदाता का नाम तो जरूर दे देते हैं, पर वो खुद अपने बच्चों को पालने में असमर्थ है। चर्चा खेती बाड़ी की हो तो उसके लिए पंजाब विधानसभा से मुफीद जगह और कोई नहीं हो सकती। हरित क्रांति का केंद्र है ये इलाका। लेकिन जब बात निकली तो कई बिंदुओं पर गई, कृषि मूल्य नीति पर गई, साथ ही साथ खेती से जुड़े तमाम सवालों पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि खेती बाड़ी की दशा क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं कृषि संकट पर। देश का कृषि संकट बहुआयामी है,
लेकिन केवल बात भारत की नहीं है। उदारीकरण के बाद दुनिया के तमाम हिस्सों में किसानों की दशाएं खराब हुई हैं और उसकी वजह रहा है वाजिब मूल्य नीति का न होना और साथ ही साथ बाजार की कमी। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या गहन चर्चाएं हुई और नीति निर्माताओं ने क्या कुछ कहा। सांसदों ने कृषि मंडियों की समस्या पर भी चर्चा की। एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीदी की बेहतर व्यवस्था केवल पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही है। ज्यादातर राज्यों में किसान बिचौलियों के हाथ औने पौने दामों पर पैदावार बेचने को मजबूर हैं। फल सब्जी उत्पादन में लगे किसानों की दुर्दशा ज्यादा है। वहां किसानों की जगह बिचौलिए ही फल फूल रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कुछ अगर कानून कायदे ऐसे बनाए जाएं जिसमें उल्लंघना की जा रही है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ठेस पहुंचा रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र के तहत ग्राउंड वाटर हमारा जो है कंटेमिनेट हो रहा है, उसके कारण हमारी पैदावार है, जो पैदाइश है वो झाड़ जिस पंजाबी में बोलते हो कम होता जा रहा है। तो और इसी तरह उसको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है एनवायरनमेंट को, और उसका भी नुकसान हमें देखना झेलना पड़ता है किसान को। छोटे किसान तो हर फसल के लिए कर्ज पर निर्भर हैं। बैंकिंग क्रांति के बावजूद 1/3 से ज्यादा किसान साहूकारों से ही कर्ज लेने को विवश हैं। पंजाब और हरियाणा के आधे किसान साहूकारों की शरण में हैं। बैंकिंग संस्थाएं किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। ऊपर से कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ से हर साल ही सामना होता है। यानी छोटे किसानों के सामने जोखिम ही जोखिम। अब पोटैटोज हैं, जिस साल ज़्यादा हम उत्पादन कर दे तो सड़कों पर रुलते हैं। इनके लिए भारत सरकार को भी कुछ ध्यान देना चाहिए कि और चीज़ों के लिए भी वो MSP शुरू करें कि जो किसान हैं उनकी तरफ चलें। खेती पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर दिखने लगा है। खासतौर पर हिमालयी राज्यों में यह गंभीर हो चला है। इसलिए आज ऐसी फसलों को तैयार करने की वकालत हो रही है जो जलवायु परिवर्तन के असर को झेल सकें। ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ला रही है, और आप देखिए कि जिन जिन फसलों की भी चिलिंग रिक्वायरमेंट है, जिनके लिए ठंड चाहिए, अगर उतने ही घंटे की ठंड उनको नहीं मिलेगी तो इसके मतलब वहाँ से जो वो फसल गायब हो जाएगी। जैसे कि सेब के बगीचे जो नीचे वाले एरिया से ऊपर चले गए, अब स्पीति वाले एरिया में जो घुस जा रहे हैं ना, अभी तो हमारे पास ऊपर एरिया है इसलिए मतलब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन एक लिमिट होगी उसकी भी कि वहाँ तक करें। तो एक तो क्लाइमेट चेंज जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से बात करें। टिकाऊ खेती को लेकर कई विकल्पों पर बात हुई। कुछ जानकारों ने जैविक खेती को विकल्प बताया तो कई वैज्ञानिक GM फसलों पर जोर देते रहे। कुछ नेता चाहते थे कि राष्ट्रमंडल देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते हों। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ के 54 में से 31 देश खेतीबाड़ी और देहाती इलाकों के वर्चस्व वाले हैं। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जैसे कि अपने है घाना है, रवंडा है, सोलोमन आइलैंड है, नाइजीरिया है, सीरिया लोनी है। इन्हां दी जिहड़ी ग्रेटेस्ट डिपेंडेंस है वो ऑन एग्रीकल्चर है, और यहाँ तक कि 35% जो GDP है वो इनकी इसी एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है। किसानों की मेहनत से पैदा 35% फलों और सब्जियों को सड़कों पर फेंकना पड़ता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और ग्रेडिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी सीमित रूप से ही उपलब्ध हैं। हमारी कृषि उत्पादों की सालाना बर्बादी 58,000 करोड़ रुपए की है। पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं के विस्तार की वकालत के साथ सांसदों का मानना था कि इसके लिए कठोर कानूनों की जरूरत है। कुछ प्रतिनिधियों ने किसानों की आत्महत्याओं का मसला भी उठाया। 70% of the Indian people are involved in agriculture. So they must be, their activity must be subsidized sufficiently to see, not only to save the farmer, to save the society. If they don't produce, where are food grains? Where is the food security? So this, from this angle we have discussed, and ultimately the government has to take a lead, and the parliament and the assemblies should provide the floor for discussing all these issues, give a direction to the governments and enact the laws in favor of the farmers and agriculture. CPA प्रतिनिधियों ने सिफारिश की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। विकसित देशों में दी जाने वाली सब्सिडी भी तर्कसंगत होनी चाहिए। इसलिए विधायिकाओं में कृषि और किसानों के हितों की प्रभावी पैरोकारी का इरादा जताया गया।
देखिए हमारा जो छोटा किसान है वो खेती बाड़ी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता, वो तो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने घर को चलाने के लिए करता है। और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जो छोटा ज़मींदार है ख़ास तौर पे उसके लिए, जिसके 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन है। आप देखें कि जब अच्छी क्रॉप्स होती हैं, अच्छी फसलें होती हैं, तो प्राइसेस जो हैं वो बहुत डाउन हो जाती हैं इन माई कंट्री, स्पेशली इन पाकिस्तान। और जब फसल कम होती है तो चूँकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस जो हैं वो हाई चले जाती हैं। चर्चा का मुख्य केंद्र एशिया रहा, जिसकी 56% आबादी देहातों में रहती है और यहीं गरीबों की तादाद भी ज्यादा है। एशिया के 87% छोटे किसान ही खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। आम राय उभरी कि हर देश में कृषि क्षेत्र पर काम करने के लिए व्यापक आधार वाली एक कमेटी हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसान समर्थक कानूनों को बनाने के लिए आगे आएं और पुराने बेअसर कानूनों को बदलें। कृषि क्षेत्र को जरूरी धन मिले और योजनाओं की प्रभावी निगरानी हो। कोई भी सरकार जो है वो खाने वाली चीज़ के प्राइस जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, जो आम आदमी का पेट भरने वाली चीज़ है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं और उस फार्मर को जो इस चीज़ अनाज को पैदा कर रहा है उसका भी घर में उसके बच्चों को पालन पोषण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके जीवन के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाए। जमीन पर आज भारी दबाव है। भारत में दुनिया का केवल 2.4% भूभाग है। सिर्फ 4% जल संसाधन हमारे पास हैं, जबकि यहाँ चुनौती दुनिया की 17% आबादी और 15% पशुधन के लिए अनाज और चारा पैदा करने की है। खाद और रसायनों के असंतुलित प्रयोग से हरित क्रांति के इलाकों में जमीन की सेहत दयनीय दशा में पहुंच गई है। इफ्को ने हरित क्रांति के इलाके में एक आधुनिक प्रयोगशाला लगाकर जमीनी पड़ताल की तो सामने आए नतीजे बहुत सुखद नहीं थे। जैसे कि अनाज वाली फसलों के लिए 4-2-1 का NPK का जो है रेशो वो रिकमेंड किया जाता है। तो जो पंजाब के अंदर जो आज जो रेशो चल रहा है इसका 8.5-3-1 चल रहा है, तो ये जो कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। हमारे हरियाणा के अंदर 64-13 और 1 का है। जो यूरिया को ही किसान जो है खाद समझ बैठा है। इसमें कुछ पॉलिसी का भी हमारा, क्योंकि यूरिया के रेट पिछले 15-16 साल से नहीं बढ़े, वहीं के वहीं हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। खेती की तरक्की में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और 53 कृषि विश्वविद्यालयों का अहम योगदान रहा है, लेकिन प्रयोगशाला और खेत के बीच की दूरियां कायम हैं। किसानों को वाजिब दाम पर बीज मिलना भी कठिन है, क्योंकि 75% बीज कारोबार या निजी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में है। संकट कई और हैं, इससे निपटने की कोशिशें जारी हैं। हिमाचल और सिक्किम जैसे राज्य जैविक खेती में भविष्य तलाश रहे हैं। हम सिक्किम में वो पहाड़ी इलाका है और टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है और वो कल्टिवेबल लैंड भी बहुत कम है। सो इसलिए सिक्किम वो क्वांटिटी में तो हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो क्वालिटी में हम लोग कम्पीट कर पाएगा। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए अब सिक्किम सरकार ने जो ऑर्गेनिक पर एक मास पब्लिक को अवेयरनेस किया। ऑर्गेनिक जो खेती है आपकी वो डिपेंड करती है कार्बन के ऊपर ही, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करें, कुछ करें। तो आप देखिए कि उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, मतलब मिट्टी के कणों को बांध करके रखने वाली बात जो है, तो वो एक तो इरोजन को रोकेगी, है ना। दूसरा ये कि जो आप जितने भी तत्व जो हैं वो उनको संजो करके रखने की कैपेसिटी रखता है ह्यूमस जो है, तो वो भी दूसरी बात है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो वो बड़ा फ़ायदा दे सकती है। स्टेबिलिटी आनी चाहिए इसमें। नरेंद्र मोदी सरकार ने खेती के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना आरंभ की है। कृषि में 4% वृद्धि दर के लक्ष्य के साथ ही दूसरी हरित क्रांति और प्रोटीन क्रांति पर भी जोर है। कई अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। देश भर में मिट्टी की जांच कर स्वास्थ्य कार्ड देने की योजना भी है, लेकिन अभी कई चुनौतियां कायम हैं। मसलन जलवायु परिवर्तन का खतरा है, प्राकृतिक संसाधन संकट में हैं, सेवाएं दयनीय हाल में हैं, खेती में अधिक निवेश की जरूरत है, उत्पादों के वाजिब दाम को ठोस तंत्र चाहिए और किसानों को जोखिम से बचाने की चुनौती दरपेश है। भारत जैसे देश में अनाज में आत्मनिर्भरता के बावजूद दलहन और तिलहन की पैदावार कम है। किसानों की ज्यादा रुचि गेहूं और धान की खेती में है। नतीजतन दालें गरीब की पहुंच से दूर होती गईं।
और सरकार को दलहन और तिलहन के आयात पर भारी धन खर्च करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे देशों की अलग कहानी है। ये फार्मिंग है, वो एजुकेशन से बहुत ताल्लुकात रखती है, बहुत संबंध रखती है। वो किसान ने जहाँ जिन्स पैदा करनी है, ट्रैक्टर चलाना है, उसको कंबाइन में कटाना है, उसको और तरीके से कटाना है, उसके लिए भी एजुकेशन। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में खेती संकट में है। जीने के लिए अनाज तो चाहिए ही, तो खेती बाड़ी के कायाकल्प के बिना कोई रास्ता नहीं है। बेशक इस काम में जनप्रतिनिधियों और संसदीय समितियों का योगदान अहम होगा। वे ही नीति निर्माताओं पर दबाव बनाकर तस्वीर को बदल सकते हैं। इस मंथन में सांसदों ने एक दूसरे के अनुभवों से सीखा और विशेषज्ञों की राय जानी। इसलिए उम्मीद बनी है कि आने वाले समय में कृषि संबंधी संसदीय समितियां शायद और बेहतर काम कर सकें। In addition to that, of course, I'm very grateful to CPA for helping to organize this workshop, which I think is beneficial to us in Malaysia, beneficial in terms of exchanging notes of our country's respective experience in dealing with agricultural issues and how to raise these issues in Parliament. ये दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो कहाँ से लोग आएंगे। तो इसको देखना, इसका कैसे बढ़ावा हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है, उसके लिए जो यहाँ पर ये वर्कशॉप हुई है वो है कि जो स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए और उसको कैसे उसकी रिकमेंडेशंस भी करनी है। कुल मिलाकर खेतीबाड़ी के एजेंडे पर सीपीए की पहली बैठक में कई अहम सवाल उठे, जहां सांसदों ने नीति निर्माताओं को तमाम अहम सवालों से अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर तमाम विशेषज्ञों ने खेतीबाड़ी की वास्तविक दशा से उनको अवगत कराते हुए काफ़ी लैस किया। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। कैमरामैन सुधांशु और नारायण के साथ मैं अरविंद कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।